मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग तो एक बार लिख के बताइएगा। अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, 5 मिनट बाद करेंगे, 9 बजे से शार्प। मेरी आवाज मिल रही है आप लोग को? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है तो लिख के बताइएगा। हेलो। हेलो, ऑल वेल।
कैमरा घूमा। हेलो, अब सुन पा रहे हैं क्या मेरी आवाज? जी, यस, ओके फाइन। ओके फाइन, ये बीच में कॉल आ जाने पे क्यों डिस्टरबेंस हो जाती है, आई डोंट नो। ओके, ठीक है, स्वागत है एक बार सभी का। सभी लोग मेरा, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जुड़ चुके होंगे, है ना? यस। तो अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ना हमारा क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो गया था, और बीच में नेटवर्क शिफ्ट करने की वजह से हम इसके रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। इसलिए हम जो है इसे दोबारा से उसको हम रिपीट करेंगे। ठीक है, और जो चीज छूट गई थी, जो चीजें, उसको हम जल्दी से कवर करेंगे और उसको बहुत बढ़िया तरीके से। देख लेता हूं कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कैमरे को यहीं रखते हैं ताकि मैसेज देखा जा सके, बार बार देख सके मैसेज। ओके जी, तो सबको राम राम भाई, सबके लिए गुड इवनिंग। शुरू करते हैं हम। तो उस दिन हमने शुरुआत जो की थी वो ऑल द 9 चैप्टर से की थी, तो उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि सारे लोग वो सीख कर ही आते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम कि हम उसको डिस्कस करें कि व्हाट ऑल 9 चैप्टर्स हैव बीन scheduled into this CTET एग्जाम। आपको अंग्रेजी इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने अंग्रेजी ऑप्ट किया होगा, ठीक है ना, हम सारी चीजें बताएंगे वन बाय वन कि हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाने को क्या कहते हैं, और इससे सवाल भी आते हैं। तो शुरुआत करते हैं जी भाषा से। राइट, भाषा क्या है आप सभी को पता ही है। बच्चा जो है या व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं को का संप्रेषण करता है, अपने मन की बात दूसरों को बता सके, और दूसरों के मन की बात खुद समझ, मतलब कही हुई बात समझ सके, ठीक है ना, उसे डिसिफर करे, डिकोड करे। राइट, तो इसको हम कहते हैं जी भाषा। अब देखिएगा कि एक सवाल इस तरीके से बनता है सीटीईटी में कि भाषा का जो कार्य है वो क्या है, और उसमें वो नीचे ऑप्शन दे देते हैं। तो उसमें आपको जो होलसम डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होगा ना, जो सर्वांगीण विकास होगा ना, उसको आपको ऑप्ट करना है। भाषा का कार्य केवल अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना ही नहीं होता है। फिलहाल भाषा जो है वो संस्कृत के भाष शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है कहना। तो जिस माध्यम से हम अपनी बातें दूसरों को कह सकें और दूसरों की बातें समझ सकें, उसको हम भाषा कहते हैं। बट भाषा इज नॉट लिमिटेड टू दिस डिफिनेशन ओनली। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना होगा कि भाषा इतने तक ही सीमित नहीं है। कैसे? तो हम भाषा में जो है वो कहते तो हैं, बोलते हैं, भाषा में पढ़ते हैं, समझते हैं, भाषा में सोचते भी हैं। और जब हम भाषा की बात करते हैं तो मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल देता हूं कि भाई हम इतने बड़े हो गए, मान लीजिए कि हिंदी इंग्लिश तो सीख ही लिया जी, भाषा अभी भी सीख रहे हैं, भाषा सीखते ही जा रहे हैं। तो वो क्या चीज होती है जो बार बार, जिसे कि कहा जाता है कि फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब, और अ, गर्भ से कब्र तक सीखनी पड़ती है। वो क्या क्या चीजें हैं वो जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा। तो बच्चा पैदा हुआ, रोना सीखा, हंसना सीखा, ठीक है ना, मम करना सीखा, म्याऊं म्याऊं, मतलब तरह तरह की आवाजें निकालना सीखा, ऐसी ऐसी आवाजें निकालना सीखा जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, चेपो टेपो, ठीक है ना। तो एक इसमें एक चीज आती है, उसको हम कहते हैं फनीम, FONEME, फोनिम। ये है भाषा की सबसे छोटी इकाई। इस पर हम लोग आएंगे, है ना, इस पर हम लोग आएंगे। लिख के रख लिया है कि कहीं मिस ना हो जाए, छोटी चीज है, सवाल बन जाता है 1 नंबर का। तो मैं बात कर रहा था कि भाषा कैसे हम लोग अभी तक सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ जी, फनीम बोलना शुरू किया, ककहरा, मतलब टूटी फूटी में कुछ भी बोलने लगा, फिर पूरी पूरे वाक्य बोलने लगा, फिर स्कूल गया जी, स्कूल में उसने सीखा कि भाई क से कबूतर उसने सीखा, ठीक है, प्राइमरी में, ठीक है। अब अपर प्राइमरी में आएगा तो उसको सिखाया जाएगा कि एक कबूतर प्लस एक कबूतर
दो कबूतर होते हैं, ठीक है ना। एक कबूतर प्लस, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ऐसा उसको बताया गया, एक कबूतर प्लस एक कबूतर इज इक्वल टू दो कबूतर, दो कबूतर, फिर उसका संख्या ज्ञान, ठीक है ना, फिर उसका संख्या ज्ञान बढ़ाया गया जी। ठीक है जी, ठीक है। फिर वो थोड़ा सा अपर प्राइमरी में आता है, सॉरी मिडिल स्कूल में आएगा, तो उसको गणित की भाषा में सिखाया जाएगा कि मान लो राम के पास एक्स आम है। ये हो गया जी मैथमेटिक्स की भाषा, ठीक है ना। फिर वो उससे भी बड़ा होगा, ये एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में भी दिया था। ये बताना इसलिए जरूरी है कि कैसे आपकी शिक्षा जो है वो गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। एनीथिंग, कुछ नहीं है ना। कोई इश्यू है तो बताइए। आवाज की प्रॉब्लम फिर से आ रही है क्या? बता दीजिए किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो। आवाज की प्रॉब्लम, सलोनी कुमारी दोबारा एक बार ट्राई ट्राई कीजिए। नो का मतलब क्या, आ रही है या नहीं आ रही? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? नो क्या, नो प्रॉब्लम नहीं है? नो प्रॉब्लम, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके। और जिनको प्रॉब्लम आ रही थी वो दोबारा एक बार डिस्कनेक्ट, आई मीन लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ जी, अब नाइन्थ टेंथ में क्या पढ़ता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, पढ़ता है ना? पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? ठीक है, तो ये गणितीय लैंग्वेज है। आगे देखिए, फिर फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ जी, टेंथ पास कर गया, 11 ट्वेल्थ में क्या पढ़ा इसने? d1/d2 पढ़ लिया कैलकुलस में। ये भी भाषा है जी। अब ये कॉलेज में जाएगा तो ये भाषा और भी बड़ी हो जाएगी। अब हम जैसे लोग जो नौकरी करेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर लाइन में जाएगा तो क्या पढ़ेगा? कंप्यूटर की भाषा पढ़ेगा। कंप्यूटर की भाषा कैसी होती है? तो कंप्यूटर की भाषाएं कैसी हैं जी, देख लीजिए जी। एसक्यूएल, कोबोल, पाइथन, C++, जीरा, जीरा नहीं है, ठीक है। पाइथन हो गया, कोबोल हो गया, C++ हो गया, जावा, यूनिटी। यूनिटी में सारे गेम वेम जो बनते हैं, एप्लीकेशन गेम बनते हैं यूनिटी में। जावा में सारे कोडिंग की जाती है, ठीक है ना। C++ की भी कोडिंग होती है। तो ये सॉफ्टवेयर में गया तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखा। कंप्यूटर को वो बोलेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, मैंने उस दिन भी बताया था कंप्यूटर की एसक्यूएल में क्या बोलेगा। अगर किसी टेबल से किसी एम्प्लॉय का सैलरी निकालना होगा तो क्या बोलेगा? सेलेक्ट एस्ट्रिक्स, ये हम टाइप करेंगे कंप्यूटर में, वो पूरा डेटा ले आएगा। सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम पर पीपल एफ, ठीक है, अंडर स्कोर, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम पर पीपल एफ। या अगर आपको केवल सैलरी निकालनी है तो टेबल कॉलम का नाम लिख देंगे, एम सेल फ्रॉम पर पीपल एफ, राइट, एंड सॉर्ट बाई एम्प्लॉय नंबर। तो वो क्या करेगा? पूरी लिस्ट निकाल के दे देगा एम्प्लॉय नंबर से सॉर्ट करके। ये हो गई कंप्यूटर की भाषा। तो ये मेरा बताने का ये तात्पर्य था कि ये शिक्षा जो है वो चलती रहती है। अभी एसक्यूएल सीख रहा है आदमी, अभी कुछ और लैंग्वेज सीख, जावा में चला गया, जावा की कोडिंग अलग है, C++ की कोडिंग अलग है, राइट, ठीक है। तो ये भाषा का विस्तार है। तो इससे ये सवाल बनता है, ये मेरा बताने का ये मकसद था कि ये जो है ना भाषा, ये कहने सुनने और समझने तक ही सीमित नहीं है। ये जो है ये बहुत ऑल सर्वांगीण होलसम डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, उसके लिए जिम्मेदार है। किसी इसीलिए कहते हैं कि छात्र का, जिस भी छात्र का भाषा में पकड़ जिसकी अच्छी होगी, हिंदी अंग्रेजी जिसका अच्छा होगा, उसको जो है ना उसके बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि सीखने का आधार जो है वो भाषा ही है। कुछ भी सीख लीजिए, आप मेडिकल पढ़ लीजिए, इंजीनियरिंग पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, सीखने का आधार क्या है? भाषा ही है, राइट। अब आते हैं हम, भाषा के भेद क्या क्या है भैया? भाषा के भेद क्या क्या हैं? तो मौखिक,
जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड करी है उनसे मैं एक बार उनको सॉरी बोलना चाहूंगा। ये उस दिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था किसी कारण से, इसलिए इसको रिपीट करना पड़ा। और कुछ नए लोग भी जुड़े हैं जिनको इससे और भी फायदा हो जाएगा, राइट। आपका भी रिपीटिशन हो जाएगा। मौखिक में, मौखिक का एग्जाम्पल क्या क्या है जी? जो रेडियो पे जो समाचार होते हैं ना, वो मौखिक हैं। ये प्लेन क्वेश्चन वैसे तो आना नहीं चाहिए, पर कभी कभार पूछ देता है। रेडियो समाचार, राइट। कहानी सुनना सुनाना, क्लास में मास्टर साहब क्या करते हैं? बच्चों को कहानियां सुनाते हैं ना, ठीक है। सुनना सुनाना। और लिखित, मौखिक में कविता पाठ भी है जी, कविता पाठ भी है, राइट। लिखित में क्या क्या है? अच्छा, लिखित पे जाने से पहले मैं फनिम की चर्चा करना भूल गया। ये जो स्वनिम है ना, फनिम, फनिम जो है ना, ये मौखिक भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। क्या है ये? सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसको हम स्वनिम कहते हैं। फनिम, इंग्लिश में PHONEME, फनिम। अब आते हैं जी लिखित पे। लिखित में क्या है? भाषा को चिन्हित करने के लिए कि भैया ये रुकी रहे, स्थायी रहे, इसके लिए लिखित करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे चिन्हों को, हर भाषा के लोगों ने ऐसे चिन्हों का आविष्कार किया जिससे कि वो चिन्हित करके मतलब उसको परमानेंट कर सकें, स्थायी कर सकें। तो इसके लिए जो लिखित चिन्हों का जो संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, ठीक है। लिखित, ये जो लिखित होते हैं ये स्थायी होते हैं, और जो मौखिक होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। आप लोग बात बात में कहते हैं ना कि तरह कोनो प्रूफ बा लिख के दिले रही हम, हाँ? जब प्रूफ नहीं कहते चलो निकलो, अंडरस्टैंड। तो ये स्थायी है, स्थायी है। इसीलिए जब भी कोई प्रॉपर्टी का काम होता है, लेट मी चेक द मैसेज वंस अगेन। स्वनिम है भाषा मौखिक और सांकेतिक। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेरे क्लास में अटेंड किया था, लास्ट क्लास में, ठीक है। लेट मी एनेबल दिस मैसेज बॉक्स, राइट। हाँ, तो ये मौखिक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, ठीक है। मौखिक को, ये सॉरी, अस्थायी होते हैं। लिखित में हम बात कर रहे थे ना, लिपि, स्क्रिप्ट, लिपि की बात कर लेंगे हम। लिखित जो है वो स्थायी है, ठीक है। लिखित बदलता नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी के जो भी कागजात बनते हैं, आई मीन रिटर्न, आप लोगों ने देखा होगा रजिस्ट्री के पेपर बनते हैं, वो जबानी नहीं होता है। जबानी ट्रांजैक्शन का कोई वो नहीं है, कोर्ट में भी मान्यता नहीं है, इसलिए उसको या तो आप एफिडेविट करा लें, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट होता है तो उसको स्टाम्प पेपर पे हम लोग एग्रीमेंट कराते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो वो लिखित हो गया जी। अब शादियों का भी ऐसा ही कर दिया है कोर्ट ने कि भैया हम मानेंगे नहीं, शादी को आप रजिस्टर कराइए, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया जी लिखित। अब लिपि की बात कर ले हम। लिखित स्थायी होता है, ये आपको पता ही है। अब हम लिपि की बात कर लेते हैं। तो लिपि होती है वही चिन्हों का, प्रतीक चिन्हों का एक ऐसा संग्रह जिसमें हम भाषा को अंकित करते हैं, ठीक है, परमानेंट बनाते हैं। तो लिपि में सबसे पहले हम अपनी बात कर लें, अपनी भाषा की। क्या भाषा की लिपि है हमारी? देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी। कहीं कहीं इसे नागरी लिपि भी बताया गया है, अंडरस्टैंड। कहीं कहीं इसे नागरी लिपि भी बताते हैं। अब देवनागरी में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, लगभग सारी नॉर्थ इंडियन भाषाएं जितनी है ना, लगभग सारी इसमें इसी लिपि में लिखी जाती हैं, देवनागरी, ठीक है। बांग्ला की लिपि अलग है। पंजाब की लिपि है गुरुमुखी, गुरुमुखी। वो लोग गुरुओं में मानते हैं ना, गुरु नानक में मानते हैं, तो उनकी लिपि का नाम है गुरुमुखी। अब हिंदी में राम को कैसे लिखेंगे? र का राम, मो राम, राइट। गुरुमुखी में राम को कैसे लिखेंगे? गौ पहले लिखेंगे, फिर छोटा टंडा, फिर भौ, राम, ठीक है ना। उसी तरह से एक लिपि है फारसी। फारसी में कौन सी भाषा लिखी जाती है? उर्दू। अरबी भी नहीं, अरबी तो एक अलग लिपि है। उर्दू और कोई भाषा बता दीजिए जल्दी से, किसी को पता हो तो। फारसी तो लिखी ही जाती है फारसी में,
ठीक है, और भी कोई भाषा होगी तो ठीक है। तो ये हो गया जी। अब ये उर्दू में राम को कैसे लिखेंगे? दाहिने से लिखते हैं इसको, सॉरी यार, ये तो र पहले लिखने के बजाय और लिख दिया, ठीक है ना। ठीक है, राम। और तेलुगु, तेलुगु की अपनी लिपि है, तेलुगु में राम लिखेंगे र, आकार रा, म, राम। राइट, विजिबल। ये लिपि हो गई, लिपि की बात हो गई। मेरा सवाल मैं फिर से दोहराता हूं, कौन सी ऐसी लिपि है जिसको दाएं से बाएं लिखते हैं? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इस बार गड़बड़ कोई नहीं करेगा प्लीज, नहीं तो बड़ा मुझे शर्मिंदगी होगी, है ना। तो मैं मिटाता हूं इसे। जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में, बताइए कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाएं लिखी जाती है। फिर गड़बड़ कर रहे हो यार तुम लोग, यार तुम्हारी जगह मैं ही चुल्लू भर पानी में डूब मरूं क्या? उर्दू किसने लिख दिया? बिल्कुल उर्दू नहीं होना चाहिए, उर्दू लिपि नहीं है, रिमेंबर इट ऑलवेज। फारसी है, और इसमें ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं यार, ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं। राइट। अब जब हम लिपि की बात करते हैं तो एक और सवाल है, हर भाषा की अपनी, क्या ये पंक्ति, क्या ये उक्ति सही है कि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है? जल्दी बताइए। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जल्दी बताइए, सही है? बताइए इस बार कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, इस बार सही यार, इस बार तो गर्व हो रहा है तुम लोगों पे, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। ये सही स्टेटमेंट नहीं है। ऐसी भाषाएं जिनकी लिपियां नहीं होती उन्हें हम बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। ऐसी भाषाएं जिनकी अपनी लिपियां नहीं है उन्हें हम बोली कहते हैं। सर वीडियो नहीं आ रहा है, एनीबडी एल्स फेसिंग वीडियो इशू? किसी और को वीडियो की समस्या तो नहीं आ रही है? प्लीज बताएं, नहीं तो सरिता कुमारी से मैं आग्रह करूंगा, श्वेता कुमारी सॉरी, कि वो एक बार दोबारा जो है वो ज्वाइन कर लें क्लास। राइट, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, अंगूठा दिखा दिया करिए। राइट, ठीक है। तो जिनकी लिपियां नहीं होती उन्हें हम बोली कहते हैं। राइट, हम बात कर रहे थे लिखित की, लिखित स्थायी होती है। लिखित के एग्जाम्पल बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, लिखित के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जल्दी बताओ। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, और जितनी भी पुस्तकें, फिल्में। राइट, एनीथिंग दैट इज इन ऑडियो विजुअल, दृश्य श्रव्य माध्यम में जो कुछ भी है वो सारा कुछ लिखित है। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। लेटर भी है, वेरी गुड। ठीक है, तो लिखित का ये हो गया, ये इनके एग्जाम्पल हो गए जी। अब आते हैं हम सांकेतिक पे। सांकेतिक जो है वो पहले, जब भाषा विकसित नहीं हुई थी उसके पहले ही लोगों ने संकेत के माध्यम से एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल वो चीजें आज भी हैं हमारे यहाँ। जब आप कहीं ऐसे किसी जगह जाएंगे, जैसे आपके पास वहां बिहार के करीब नेपाल है, वहां जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, वो आपकी भाषा नहीं समझ रहा है, लेकिन आप इशारों इशारों में बता देते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं संकेतिक। जैसे मान लीजिए खाना खाना है, भूख लगी है तो लाइक दिस, पानी पीना है तो यू लाइक दिस, हाँ, हाँ तो हाँ, ना तो ना। साउथ में हाँ का मतलब नहीं, ऐसे करते हैं वो, हाँ का मतलब ऐसे ऐसे, हाँ भी और ना भी। राइट। अच्छा, ये सांकेतिक भाषा बड़े काम की चीज है। वो दूरदर्शन पे पहले आता था ना, दृष्टिबाधित, सॉरी, मूक बधिर लोगों के लिए जो समाचार, जैसे जो कहते थे, क्या कहते थे वो, मुलायम सिंह यादव है, लालू, रिमेंबर दिस, लालू प्रसाद यादव। राइट, तो ऐसे बोलते थे ना वो लोग, तो सांकेतिक भाषा। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये हम लोग हंसी मजाक में आप ले रहे हैं, सांकेतिक भाषा का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आ, हम लोग तो मान लो चलो ठीक है, हम लोग को अंग्रेजी, मैं जब लंदन में था तो वहां यूरोपियन कंट्रीज के ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल जीरो। हम लोग तो थोड़ा बहुत जानते भी हैं। कोई भी यहाँ का, इंडिया का कोई भी बंदा होगा,
थोड़ा बहुत तो वो जानेगा ही जानेगा, लेकिन वहां यूरोपियन कंट्रीज के ऐसे लोग पड़े हैं जिनको बिल्कुल नहीं आती, हो बूढ़े हो गए हैं, उनसे कुछ बात करिए, नो नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, अपनी भाषा में बात करने लगेंगे। लेकिन उनका काम चलता है, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, खुद ही सामान उठा लेते हैं, खुद ही बिलिंग हो जाती है, ठीक है, किराना सामान अपने आप ही उठा लिए। वेरी गुड गुड़िया पांडे, इशारे से बातें करना, सांकेतिक, राइट। अब मान लीजिए कोई इशारा नहीं कर रहा है, सांकेतिक का और भी है चीज, देखो, जब आप ट्रैफिक पे जाते हैं, ये साइन जो होती है, अब मैं बताऊंगा, तुम बताना कि क्या ये साइन क्या कह रहा है, ट्रैफिक पे रोड के किनारे, ठीक है, लिख के बताना, ठीक है। बताइए बताइए बताइए, क्या किस चीज का साइन है, आप लोग सब लोग, कोई ना कोई बाइक चलाता होगा, कार चलाता होगा, जल्दी बता दीजिए कमेंट करके। बताइए। ये सांकेतिक संकेत भाषा है ट्रैफिक की। यहाँ पे बना होगा, छोटे छोटे बच्चे बने होंगे, इसका क्या मतलब हुआ, ये हो गया यू टर्न, ये हो गया नो पार्किंग, ये हो गया नो यू टर्न, ये हो गया स्पीड लिमिट 50, दिख रहा है ना। हाँ, और ट्रायंगल में ऐसे होगा, ऐसे बना होगा, तो हो गया कि आगे राइट टर्न है, ठीक है। ट्रायंगल में ऐसे लेफ्ट बना होगा तो लेफ्ट टर्न है, ऐसे बन जाए, अगर दो पैरेलल लाइंस बने हों ऐसे, तो ये क्या है, आगे पुलिया है, और इसी पे ऐसे ऐसे हो तो आगे रेलवे ब्रिज है। तो ये संकेत की भाषा है, ये कभी अब ऑब्सोलीट यानी कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकती है, राइट। ये सब सांकेतिक भाषा है, वेरी गुड, मिटाऊंगा हम, हो गया जी, मौखिक हो गया, लिखित हो गया और सांकेतिक हो गया, तीनों भेद हो गए भाषा के। भाषा हो गई, लिपि हो गई, भाषा की लिपि हो गई। चलिए इसे मिटाता हूं मैं। स्क्रिप्ट में कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बोली भी हो गई, फनीम भी कर दिया हमने। अब आइए, जब भाषा की बात होती है और मातृभाषा की बात ना हो, तो फिर मजा ही क्या है। तो हम करते हैं बात जी मातृभाषा की, मातृभाषा, इसको हम क्या बोलते हैं, मातृभाषा को अंग्रेजी में मदर टंग, लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं, काय बोलते हैं, मदर टंग। ओ यार, अच्छा चलिए, इसमें नहीं पढ़ेंगे हम कि क्यों बोलते हैं मदर टंग, आप बस इसको लिख लीजिए, मदर टंग। मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा, माँ की भाषा, माँ की भाषा, यानी घर की भाषा, माँ की भाषा। बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से वो सुनना चालू कर देता है, राइट। उसके कुछ महीनों बाद, जब चाइल्ड डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे, कुछ महीनों के बाद जब उसके ईयर्स डेवलप हो जाते हैं तो वो बातें सुनता है। और उसके उसके बारे में भी तो कहावत है ना, अभिमन्यु के बारे में कि चक्रव्यूह के 7 दरवाजों में से 6 दरवाजों का रहस्य तो उसने पेट में ही सीख लिया था, उसको अलग से किसी ने सिखाया नहीं था, राइट। ठीक है ना। मातृभाषा बोलचाल की भाषा नहीं है भाई, बोलचाल की भाषाएं तो सारी भाषाएं हैं, मातृभाषा जो आप घर में सीखते हैं, ठीक है। एक परिवार में, जैसे पंजाबी परिवार है, पंजाबी परिवार में बच्चा पैदा होता है तो वो पंजाबी सीख लेगा, ठीक है ना। हिंदी परिवार में पैदा हुआ तो हिंदी सीख लेगा, हमारे यहाँ क्या है, भोजपुरी अपने आप सीख लेगा। मातृभाषा के लिए कोई एफर्ट डालने की कुछ जरूरत पड़ती है क्या, कहीं सीखने जाते हैं क्या मातृभाषा, कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये अपने आप सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो अपने आप सीख लेते हैं तो उसको हम कहते हैं मातृभाषा, राइट। अब मातृभाषा की जब हम बात करेंगे ना, तो हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है। जब भी हम मातृभाषा की बात करेंगे तो कोठारी चचा की याद आ जाएगी। कोठारी चचा कौन है, तो ये रजनीगंधा वाले कोठारी नहीं है, ये कोठारी थे, यूजीसी के चेयरमैन थे। उनको उन्होंने एक आयोग की अध्यक्षता की थी, उसका नाम था कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग। ये चचा नेहरू ने एक कमीशन बिठाया था 1964 में,
उस समय यूजीसी के चेयरमैन थे तुम्हारे कोठारी साहब, क्या तो कोठारी नाम था उनका, यूजीसी के चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में बनाया गया। इसमें लगभग 20 मेंबर थे। इन लोगों ने भारत में उस समय का जो शिक्षा, उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी ना, उस पे स्टडी किया इन्होंने। और इन्होंने कुछ 2 साल में, और भी बहुत यूएस के, अमेरिका, बोस्टन यूनिवर्सिटी से, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी के नाम ही प्राध्यापक यानी प्रोफेसर को बुलाया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बुलाया, और हार्वर्ड से बुलाया, और उन सबों को मिला करके ना, उनके एफर्ट्स, उनके इनपुट से स्टडी किया 2 साल तक, बहुत अच्छे स्टडी किया, बहुत रिसर्च किया, और उन्होंने कुछ चीजें फाइंड आउट की। तो उनकी जो कोठारी कमीशन की जो फाइंडिंग्स है ना, संस्तुतियां जिनको हम बोलते हैं, तो कोठारी कमीशन ने क्या क्या कहा। सबसे पहली चीज उन्होंने कही, कोठारी चचा ने, कि मातृभाषा सबसे महत्वपूर्ण है। कोठारी कमीशन का नाम इधर लिख देते हैं, कोठारी चचा का नाम ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे। कोठारी कमीशन सबसे पहली अनुशंसा इनकी क्या थी, कि मातृभाषा वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है मातृभाषा? सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है भाई? क्या लिखा इन्होंने? घर परिवार भाषा को, ठीक है। तो क्यों महत्वपूर्ण है भैया मातृभाषा? क्योंकि बच्चा जो है वो अपने भाषा, मातृभाषा का पूरा भंडार, एक बहुत बड़ा शब्दकोश, एक बहुत बड़ा डेटाबेस लेकर के स्कूल में आता है। तो इसको उन्होंने क्या माना? संसाधन माना। उन्होंने कहा मातृभाषा क्या है? संसाधन है, रिसोर्स है। ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले के वैज्ञानिकों ने माना था, पहले के साइकोलॉजिस्ट ने माना था कि चाइल्ड जो है वो, चाइल्ड इज अ ब्लैंक पेपर। क्या कहते थे वो? ब्लैंक पेपर जिस पर टीचर लिखता है, कोरा स्लेट है बच्चा, कहते थे ना, ब्लैंक पेपर जिस पर शिक्षक लिखता है, समाज। ठीक है, चाइल्ड इज अ ब्लैंक पेपर, पहले ये मान्यता थी। अब ये मान्यता बिल्कुल गलत हो गई है। अब के अब के जो समाजशास्त्री और साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, वो कहते हैं कि नहीं भैया, बच्चा तो बहुत अपनी भाषा का यानी मातृभाषा का एक समृद्ध भंडार लेके क्लासरूम में आता है। इस बात को आपको समझने में परेशानी हो रही है ना? अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बच्चा आपकी क्लास में आएगा, आप कल को मास्टर बन जाएंगे, ठीक है? बहुत छोटा सा प्रासंगिक एग्जांपल है, आप बोर भी नहीं होंगे। बच्चा स्कूल में आएगा जी, आप उससे पूछेंगे कि हाँ जी बताओ पहाड़ा, पहाड़ा उसको याद नहीं होगा। हाँ जी लिखो कबूतर, उसको कबूतर नहीं पता है। ठीक है। हाँ जी ए से एप्पल, उसको नहीं, ये भी नहीं पता होगा। लेकिन लेकिन उसकी मातृभाषा में उपलब्ध सारी गालियां उसको पता होंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक थप्पड़ लगाइएगा, बाहर रोता हुआ जाएगा, अपने यारों दोस्तों से अपने घर पे क्या कहेगा? सौरव बड़ा मरलक हम मास्टर हुआ, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अच्छा, अभी हाल फिलहाल में ही एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था, मुझको ध्यान है कि एक बहुत छोटा सा बच्चा, उसकी मैडम उसको डांट रही थी, तो रोते रोते बोल रहा था, अरे चूतिया हो का है, रोते रोते बोल रहा था। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि वो एक समृद्ध भंडार वोकैबुलरी का लेके आता है, जिसमें सबसे पहले तो वो यही निगेटिव वर्ड सीखते हैं, गालियां सीख ली, किसी को कैसे परेशान करना ये सीख लिया। ठीक है। और बच्चा स्कूल जाने के पहले, आजकल तो हर घर में टीवी है भाई, हर घर में एफएम रेडियो है, तो वो उसको कॉपी कर करके वो बच्चा बहुत बड़ा स्टोर बना लेता है। और बच्चा जो है ना 5 साल तक तो इतनी तेजी से सीखता है भाषा, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना, पियाजे के सिद्धांत में अनुकरण वाला ये सब पढ़ेंगे, ये सब मैं बताऊंगा। राइट। तो ये क्या कहा उन्होंने कि एक संसाधन है, संसाधन मतलब हमारे पास एक धन है, वो पहले से लेके, शब्द का भंडार, भाषा का भंडार, वो पहले से लेकर आता है। ठीक है ना? पहले से ही लेकर स्कूल में आता है। और क्या बताया उन्होंने मातृभाषा के बारे में? अब देखिए, उन्होंने कहा कि 8वीं कक्षा तक शिक्षा का आधार मातृभाषा ही होनी चाहिए।
शिक्षा का आधार, बेस ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? मातृभाषा ही होनी चाहिए। यानी अगर बच्चा तेलुगु भाषी है तो उसकी शिक्षा दीक्षा का जो आधार होगा वो तेलुगु में ही होना चाहिए, चाहे वो मैथ्स पढ़े, चाहे वो साइंस पढ़े, चाहे वो आर्ट्स मतलब सोशल साइंस पढ़े, चाहे ईवीएस पढ़े या मैथमेटिक्स पढ़े। सब चीजें शिक्षक को उसको उसकी मातृभाषा में ही बतानी चाहिए। शिक्षा का आधार मातृभाषा ही होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे और खुलासा मैं करूंगा क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 5 साल तक बच्चा अपने भाषा में प्रवीण होकर आया, पारंगत होकर के आया, ऑलमोस्ट उसकी जरूरत की सारी चीजें वो अपनी भाषा में बोल सकता है, बता सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, एक्सेप्ट कमेंट्स, एक्सेप्ट सटायर, व्यंग नहीं समझ पाएगा। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा व्यंग नहीं समझ पाएगा, बाकी चीजें समझ लेता है। तो अब वो मान ले 5-6 साल में मान लीजिए कि वो कक्षा में आया है और उसको आप पढ़ाना शुरू कीजिए, सीधा अंग्रेजी में ही लेक्चर देना शुरू कर दीजिए जी। हाँ, ओपन योर बुक्स, स्टैंड अप ऑन द बेंच, उसको घंटा समझ में आएगा, है ना। अभी इस पे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा मैं। मुझे याद है मेरा एडमिशन में बचपन में था तो बेतिया के एक स्कूल में हुआ था, एजी मिशन स्कूल में, और यूकेजी में मैं था, ठीक है ना। और मैं क्लास में बैठा हुआ था। मुझे बहुत तेज सुसु आई थी, और जब मैं मैडम के पास गया, मैडम मुझे बाथरूम जाना है, ऐसा बोलने के लिए, तो मैडम ने क्या कहा, और मैडम कितनी टैलेंटेड होंगी, ऑब्वियसली वो सीटीएटी करके नहीं गई होंगी। उन्होंने कहा कि जाओ पहले स्पीक इन इंग्लिश, पहले का उन्होंने कहा स्पीक इन इंग्लिश। और मेरी समझ में ना आई ये क्या होता है भाई, स्पीकिंग क्या इंग्लिश में बोल दूं मैं, है जब जाना है तो जाना है। तो उन्होंने किसी छात्र की ओर इशारा किया कि प्लीज हेल्प हिम, तो वो बच्चा मुझे सिखाया मे आई गो टू टॉयलेट। अब मैं वहां से रटता हुआ आता था मैडम के पास, और मे आई गो टू टॉयलेट को मैं कभी टॉयलेट गो में हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, और इसी क्रम में 8-10 बार की आवाजाही में मैं क्लास में ही जो है, समझ रहे हैं ना, तो आगे कहने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसको इन्होंने कहा कि भैया आप जो है ना, अब बच्चा आएगा 6 साल तक एक भाषा का भंडार लेके आ रहा है, उसको आप नई भाषा सिखाएंगे तो उसको नई भाषा में एफर्ट लगानी पड़ेगी, सारा प्रयास वो नई भाषा में लगा देगा, तो गणित कब सीखेगा, विज्ञान कब सीखेगा, है आगे कब बढ़ेगा भाई। तुम तो फिर से एक नई भाषा में घुसा दिए उसको। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 8वीं तक की शिक्षा का आधार मातृभाषा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये संस्कृति भी, हमारा चूंकि सीबीएसई बोर्ड था तो नवोदय विद्यालय में भी ये व्यवस्था थी। 9th में जाकर के वो कहते थे कि 9th में आप चाहे तो सोशल साइंस और साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, चाहे तो हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे याद है हम लोगों ने हिंदी मीडियम में ही कंटिन्यू किया था। ठीक है, तो ये हो गया जी, सबसे महत्वपूर्ण हो गया। ये महत्वपूर्ण किस लिए था ये समझ गए कि वो सीख के आता है तो उसको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बाद में जब वो 8वीं तक जब सीख जाएगा, मैथमेटिक्स के फंडामेंटल रूल समझ जाएगा, साइंस समझ जाएगा, एक समाज विज्ञान का और सोशल साइंसेस का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर समझ जाएगा, पूरा पॉलिटी समझ जाएगा, तो फिर आप उसको इंग्लिश में फीड कर सकते हैं कि हाँ बेटा, ये जो तुमने जोड़ किया था ना उसको हम एडिशन कहते हैं, ये जो तुमने घटाव किया था ना उसको सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो उस स्टेज पे उसको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो ठीक है, इसीलिए शिक्षा का आधार 8वीं कक्षा तक मातृभाषा ही होनी चाहिए। राइट। सबसे महत्वपूर्ण हो गया, संसाधन हो गया, शिक्षा का आधार मातृभाषा ही होनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक को, यानी आप जब कल शिक्षक बनेंगे तो आप जो है अपने छात्रों को अधिक से अधिक अपनी मातृभाषा में ही बोलने के लिए और अपना आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेरित करेंगे। क्या करेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज जो है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज यानी विचारों की अभिव्यक्ति, आइडियाज जो है वो मातृभाषा में ही करने के लिए प्रमोट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, भी मातृभाषा में ही करेंगे। इसको हम कहते हैं हिंदी में विचारों की अभिव्यक्ति। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश इसलिए भी बोलता हूं कि जिनका इंग्लिश है उनका भी ठीक हो जाए, और दोनों क्वेश्चन तो साथ ही आते हैं इंग्लिश हिंदी के, तो जो हिंदी में ना समझ में आए वो इंग्लिश वाले में पकड़ में आ जाए। ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे, यानी शिक्षकगण प्रोत्साहित करेंगे। अगर किसी कक्षा में, ये भी सवाल आता है, अगर किसी कक्षा में कोई बच्चा मातृभाषा में बोल रहा है तो क्या आप उसे मना करेंगे, उसे डांट कर क्लास से बाहर कर देंगे, क्या आप उसके गार्जियंस को बुला के बोलेंगे, या आप उसे प्रोत्साहित करेंगे? आंसर क्लियर है? बताने की जरूरत है? क्या लिखा?
सर जी टेस्ट भी कभी लीजिए। अरे टेस्ट तो टेस्ट की तरह होगा भाई, घबरा क्यों रहे हो? ठीक है ना? तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप क्या करेंगे? उसको प्रोत्साहित करेंगे। राइट। और क्या लिख रहे हैं भाई? प्रोत्साहित, वेरी गुड। प्रोत्साहित करेंगे, आंसर क्लियर है, ऑल क्लियर है। कभी भी उसको डिप्रेस नहीं करेंगे, कभी भी उसको डांटेंगे नहीं। ठीक है ना? कभी भी उसको मारेंगे नहीं। क्लास से तो निकालने का सोचना भी मत। और जब भी आप कोई नई भाषा सीखते हैं ना, जब भी कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो मातृभाषा ही एक ब्रिज का काम करती है, एक पुल का काम करती है, यानी नई भाषा को सीखने में भी मदद करती है। कौन? मातृभाषा नई भाषा को सीखने में मदद करती है। आप लोग को शायद याद होगा, मैं अगर गलत नहीं हूं, तो जब इंग्लिश सिखाया जाता था ना, तो मट सर ट्रांसलेशन मेथड यूज करते थे। उस जमाने में यही प्रसिद्ध था, ट्रांसलेशन मेथड। तो हाँ जी, राम आम खाता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। इसी में हम लोग, एक बड़ा कॉमन जोक हुआ करता था बिहार में, गया 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 तो गया ही रह गया को ट्रांसलेट करो। राइट। और एक और था, बदलता है मौसम रंग कैसे कैसे, ये भी ट्रांसलेट ऐसे निकाल लेते हैं बच्चे, बड़ा क्रिएटिव होते हैं बच्चे। तो भी सीखने में मदद करती है मातृभाषा। ठीक है? तो यहीं पे हम मातृभाषा पे लगाते हैं विराम। चचा अभी नहीं रुकेंगे, चचा की संस्तुतियां और भी हैं। मातृभाषा यहां पे हम बंद करेंगे। मातृभाषा में कोई डाउट है किसी को? मातृभाषा आपके घर परिवार की भाषा है। ठीक है ना? जहां आप पैदा हुए, जो सुन सुन के बड़े हुए, वो अच्छा आप अपने आप सीखते हैं, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है? अब मातृभाषा के बाद मैं बताऊंगा, चचा यानी कोठारी चचा, कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग। चचा की दूसरी बड़ी संस्तुति थी त्रिभाषा सूत्र। मैंने उस दिन बताया था त्रिभाषा सूत्र। पहला तो उन्होंने कहा जी भैया हम मातृभाषा में ही पढ़ाएंगे। राइट। दूसरा उन्होंने कहा त्रिभाषा सूत्र, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। किसी को याद हो तो बता दो क्या है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। हिंट ही दे दो कुछ। कोठारी चचा ने कहा कि हमारे देश, हमारा जो देश है ना, ये बहुत विविधताओं वाला देश है। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह का कल्चर है, जो शायद शायद एक संस्कृति में नॉर्थ इंडिया में रहने वाला बच्चा साउथ इंडिया में रहने वाले बच्चे का या उन घर परिवारों की संस्कृति को कभी नहीं विटनेस, कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं जान पाएगा। और हमको लगता है ये बात बहुत सही है। आप लोगों में से या हम लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो साउथ इंडिया गए हैं आज तक? कभी जाने का मौका ही नहीं मिलता है। तो लाइफ में अब मान लीजिए हम भारतीय हैं, लेकिन साउथ इंडिया हम कभी वैसे जाने का मौका नहीं मिलता, अनलेस कि आप बहुत बूढ़े हो गए और आपको चार धाम की यात्रा करनी है, तो आप जाएंगे, फिर आप संस्कृतियों का देखेंगे, फिर उनसे इंटरेक्शन होगा तो जानेंगे। तो इन्होंने पाया कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज लेकर आए जिससे हमारा सोशल फैब्रिक जो है वो भी जरा सा मजबूत हो, सोशल इंटरेक्शन बढ़े लोगों का, बच्चों का। और ये चीज छोटे बच्चे से ही करेंगे तो हमारे देश की एकता और अखंडता भी अच्छी होगी। राइट। तो इन्होंने ये प्रोपाउंड किया, ये थ्योरी दिया कि हम त्रिभाषा सूत्र, और इसको सीबीएसई ने अपनाया भी। तो त्रिभाषा सूत्र में क्या है भैया? L1, L2, L3। क्लियर है? थ्री का मतलब तीन होता है, ये क्लियर है? तीन भाषा सूत्र। अब उन्होंने कहा हम स्कूल में, ठीक है, हम स्कूल में तीन भाषाएं पढ़ाएंगे। पहला तो L1 हो गया जी, उसकी मातृभाषा, करेक्ट, मदर टंग। दूसरा हो गया जी टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा। क्या है? लक्ष्य भाषा। लक्ष्य का मतलब समझते हैं ना? लक्ष्य भाषा हो गया जी दूसरा, जो कि पूरे हिंदुस्तान में अमूमन इंग्लिश ही होती है। पूरे हिंदुस्तान में इंग्लिश ही होती है लक्ष्य भाषा। मातृभाषा तो कुछ भी हो सकती है, एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इज मातृभाषा।
नॉर्थ इंडिया में हिंदी ज्यादा बोली जाती है, इसलिए हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। गुजरात में तो गुजराती बोली जाती है, पर हाँ हिंदी अच्छे से समझ लेते हैं लोग। मराठी हो गई। तो एनी MIL लैंग्वेज जो है वो मातृभाषा हो सकती है, लेकिन लक्ष्य भाषा ऑलमोस्ट हर स्कूल में इंग्लिश ही होता है। करेक्ट, अग्री? कन्हैया कुमार, वीडियो और आवाज दोनों नहीं आ रहा है। अच्छा, किसी और को ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? जल्दी से बताएं। किसी नो, नो का मतलब क्या? पूरी बात लिखो, नो प्रॉब्लम या प्रॉब्लम? पूरी बात लिखा करो यार, नो का क्या मतलब? नो प्रॉब्लम, राइट। ठीक है। तो टारगेट लैंग्वेज हमेशा हिंदी के, सॉरी, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ऑलवेज इंग्लिश रहेगा, राइट। और इस तरह का देखिएगा, शिक्षण व्यवस्था जो है ना, बाकी किसी देश में देखने को नहीं मिलती है। बाकी किसी देश में ये त्रिभाषा सूत्र वगैरह नहीं इंप्लीमेंटेड है, हमारे यहाँ है। अब देखिए, टारगेट लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, और लैंग्वेज 3 में इन्होंने कहा मातृभाषा से इतर, मातृभाषा के अलावा एनी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, एनी अदर, MIL, यानी कोई भी भारतीय भाषा, कोई भी भारतीय भाषा जो संविधान में अनुसूचित है। क्या है? संविधान में जो दर्ज है, राइट। इस संविधान वाला फार्मूला भी बताएंगे लास्ट में, राइट। तो ये समझ गए आप लोग, 3 भाषा सूत्र क्या है? पहला हो गई मातृभाषा, दूसरी चीज हो गई लक्ष्य भाषा, तीसरी चीज हो गई एनी अदर MIL। ये चीज CBSE में इंप्लीमेंटेड है। हम लोगों ने जिस स्कूल में हमने पढ़ाई की है, हमने और राम नरेश सर ने, उसमें यही चीज था। मैंने बताया मातृभाषा में ही हम लोग 8वीं तक पढ़े, 10वीं तक पढ़े, और यही चीज था, हिंदी था, लक्ष्य भाषा इंग्लिश थी, और यहां पे हमने पढ़ा तेलुगु। बहुत मेहनत की जी, हमने बहुत मेहनत की। छठी क्लास में इंप्लीमेंट हुआ था तेलुगु, और ये 10th में पास करना भी जरूरी था। तो हमने क्या करा ना, हमने स्लेट लाके बहुत मेहनत की। पहले महीने में तेलुगु भाषा की जितनी गालियां होती है वो सब सीख ली थी। लिखना भले आवे चाहे ना आवे, ये गालियां पहले सीख ली थी। आप समझ सकते हैं? तो ये हो गया जी। अच्छा अच्छा, बिहार बोर्ड में क्या था? बिहार बोर्ड में मातृभाषा तो है ही, और यहां पे आप क्या सीखते थे? एनी अदर लैंग्वेज में संस्कृत सीखते थे, राइट। हम अगर गलत नहीं बोल रहे तो संस्कृत सीखते थे। लिख के बताइएगा यस नो में भी, यस नो में भी बता दो कोई। यस, राइट। अच्छा, सैनिक स्कूल में MIL में हमने उर्दू भी पढ़ी है, अलिफ बेते दारा दावर रोजी वाली किताब भी पढ़ी है। वो सब भूल बकोस गए, बहुत बाप रे बाप। जिलानी सर जो पढ़ाते थे वो बोलते थे अरे कुछ भी इंग्लिश लिख के उसके ऊपर स्याही छिड़क दो, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट होता था ना। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि नुक्ता के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। तो बताऊंगा मैं, जब व्याकरण पढ़ाऊंगा तब ये सब बताऊंगा कैसे खुदा जुदा हो जाते हैं, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा त्रिभाषा सूत्र। अब त्रिभाषा सूत्र के क्या क्या फायदे थे? फायदे हमने बता दिया कि अब बताइए, हिंदी का बच्चा तेलुगु सीखेगा, तेलुगु सीखेगा तो तेलुगु साहित्य भी तो पढ़ेगा, तेलुगु की कहानियां भी पढ़ेगा, और तेलुगु की एक संस्कृति कैसी है, वहां खान पान का चीज क्या है, तेलुगु की आप कहानी पढ़ेंगे। उसमें आपने पढ़ा कि भाई रसम, ठीक है, क्या पढ़ा आपने कि रामचंद्रन जो है वो रसम खा रहा था। ठीक है, तो रसम क्या होता है भाई, हमको मालूम ही नहीं है। इडली खा रहा था। अब तो खैर इडली डोसा हर जगह फेमस हो गए हैं। तो फिर आप गूगल करें, मतलब गूगल तो उस जमाने में था नहीं, तो फिर बच्चा पूछेगा अपने मास्टर से कि भाई ये क्या चीज होती है, तो मास्टर उसको खिलाएगा। मास्टर कहेगा ला भाई खा के देखो, यही होता है रसम, यही होता है इडली, यही होता है डोसा। तो आपका क्या हो गया, सोशल फैब्रिक एक तरह से मजबूत होगा। नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये बहुत जरूरी था। इसको नेहरू जी ने बहुत CBSE में इंप्लीमेंट किया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ये सारी चीजें जो है ना फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, माने स्कूल खुद ही तय कर सकता है। ठीक है। अब देखिए, CBSE में एक विदेशी भाषा भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो कोठारी चाचा त्रिभाषा सूत्र पे ही नहीं रुके। कोठारी चाचा ने कहा कि हम एक विदेशी भाषा अंग लेकर के आएंगे, राइट। विदेशी भाषा अंग, इसमें स्कूल की स्वायत्तता रहेगी कि स्कूल चाहे तो कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा सकती है, यानी विदेशी भाषा अदर देन ये तीनों, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज। इसलिए आज देखेंगे CBSE कोई स्कूल में फ्रेंच पढ़ाता है,
कोई जर्मन पढ़ाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सवाल आवे कि किसी स्कूल में हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ या हिंदी के साथ साथ फ्रेंच पढ़ाई जाती है, तो वो अब किसके अंतर, इन तीनों में से किसके अंतर्गत होगा? तो उसमें त्रिभाषा सूत्र मातृभाषा मत मारिएगा, उसमें क्या आएगा, विदेशी भाषा अंग ही मारना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात? तो ये विदेशी भाषा अंग हो गया जी, त्रिभाषा सूत्र हो गया जी। अब आते हैं जल्दी से बहुभाषिकता का, थोड़ा सा हम लोग स्वाद चख लेते हैं। बहुभाषिकता, ठीक है, बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है? बहुत सारी भाषाओं का पारंगत होना, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म, अंग्रेजी में कहें तो इसे क्या कहते हैं? मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म, इसमें एक से अधिक नहीं, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होना। ठीक है, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होना को हम क्या कहते हैं? बहुभाषिकता कहते हैं। ठीक है, उसको हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है, उसको अंग्रेजी भी आती है, जापानीज भी आती है। राइट, तो ये भी एक रिसोर्स है जी, जल्दी से इसको भी समझ लीजिए। ये भी मातृभाषा की तरह ही संसाधन है कि उसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, उसको हम संसाधन ही मानेंगे। ठीक है ना, बहुभाषिकता में आपका वोकैबुलरी जो है, वो शब्द भंडार जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, शब्द भंडार आपका विस्तृत होता है। ठीक है ना, आपको विभिन्न संस्कृतियों से आदान प्रदान का आदान प्रदान इंटरैक्शन भी इसमें होता है। जो बहुभाषी है तो अलग अलग भाषाओं की कहानी किताब पढ़ेगा, उपन्यास पढ़ेगा, सॉरी, उसके अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ेगा। जैसे हमने अंग्रेजी सीखी तो अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दिए, अंग्रेजी के उपन्यास पढ़े। ठीक है ना, तो उसमें पता चलता है कि भाई वो, अरे यार वो ये हॉट डॉग क्या होता है ना। कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं फेमस है। जैसे रशियन की रशियन की जब नॉवेल्स पढ़ते थे बचपन में, वार एंड पीस हो गया टॉलस्टॉय की, या एक किताब है बड़ी फेमस है, क्राइम एंड पनिशमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दोस्तोवस्की की किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, हिंदी में पढ़ी थी हमने। तो उसमें कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम इंडिया में नहीं देखते हैं, जैसे फायर प्लेस हो गया, जैसे कुछ कुछ ऐसी डिशेज वो बनाते हैं जो कि, है ना, तो वो चीजें हम पढ़ते हैं किताबों में। ठीक है, अब आजकल तो गूगल का जमाना है, आजकल तो सब जान लेते हैं। राइट, तो ये संस्कृतियों से आदान प्रदान हो जाता है, फिर आपका ग्रामर भी उसी हिसाब से हो जाता है। ठीक है ना, और दूसरे भाषा के प्रति आपके मन में एक सम्मान पैदा होता है, सम्मान पैदा होता है इस तरह से। वो जो कहते हैं भाषा सापेक्षता का सिद्धांत, सैपियर वोर्फ जो है, वो कहते हैं कि भैया दूसरे, इससे आपका एक दृष्टिकोण तैयार होता है, भाषा से आपका एक सोचने समझने की क्षमता डेवलप होती है, और आपका एक अलग नजरिया पैदा होता है। बहुभाषिकता में वो नजरिया जो है वो आपके केवल पर्सनल ना हो करके एक पूरे, क्या कहते हैं, पूरे विश्व का ये हो जाता है, एक नजरिया हो जाता है बहुभाषिकता का। अब जल्दी से बहुभाषिकता के बाद हम आते हैं ट्रांसलिंगुअलिज्म पे। ट्रांसलिंगुअलिज्म यानी भाषांतरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ट्रांसलिंगुअलिज्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम भाषा अंतरण या भाषा अनुवाद भी कहते हैं। भाषा अंतरण, भाषांतरण या भाषा अनुवाद भी कहते हैं। ये क्या चीज है भाई? और ये भी जो है ट्रांसलिंगुअलिज्म भी है। इसके पहले दो चीजें और जान लीजिए आप। एक होता है मोनोलिंगुअलिज्म, मोनो नाम से ही क्लियर है, एक भाषावाद, एक भाषिकता। और बाईलिंगुअलिज्म, बाई मतलब द्विभाषिकता, द्विभाषिकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बहुभाषिकता के ही, द्विभाषिकता तो इसके अंदर आ जाएगी। मोनो मतलब एक ही भाषा जानता है बंदा, हिंदी ही बोल सकता है बस, और कोई भाषा नहीं। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के लोग, ज्यादातर अमेरिकी सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, मोनोलिंगुअलिज्म, एक ही भाषा जानते हैं, वो दुनिया की दूसरी भाषा नहीं जानते। ठीक है, तो बहुभाषिकता हमने कर ली। ट्रांसलिंगुअलिज्म जल्दी से आ जाते हैं, भाषांतरण। इसमें क्या होता है ना कि एक बंदा दो या दो से अधिक भाषाओं में कभी भी कहीं भी जा सकता है, जाता है, आता है, जाता आता रहता है। समझ रहे हैं बात मेरी? नहीं समझ रहे होंगे। हम जब पढ़ाना शुरू किए तो हमने हिंदी भी बोला, इंग्लिश भी बोला, इंग्लिश में लिखा भी है। ठीक है ना, फिर हम भोजपुरी के एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, बोलते बोलते भोजपुरी में चले जा रहे हैं, फिर वापस हिंदी में आ जा रहे हैं। यही चीज है ट्रांसलिंगुअलिज्म। और हमारे इंडिया में सारे लोग ट्रांसलिंगुअल हैं,
जितने भी इंडियंस हैं ना, वो सारे क्या हैं? ट्रांसलिंगुअल हैं, सारे के सारे लोग एक भाषा से कई भाषा में, ठीक है ना, लगातार कई भाषा में मूवमेंट करना, भाषा में मूवमेंट करना, ये भाषाई सीमा को नहीं मानता है। ये बोलते बोलते किसी भी भाषा में घुस जाएगा, लिखते लिखते किसी और भाषा में घुस जाएगा, और यहां इंडिया में ये अलाउड है, ठीक है, जिसको हम लोग कई बार क्या बोल देते हैं? इंग्लिश, या इंग्लिश ही शायद बोलते हैं, इंग्लिश। जैसे कि एडवर्ड बनते हैं, ये दिल मांगे मोर बनते हैं कि नहीं बनते? राइट। तो ट्रांसलिंगुअलिज्म, ये दोनों का डिफरेंस क्या है जी? समझ लीजिए, बहुभाषा भाषिकता और भाषांतरण का क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है? बहुभाषिकता में आप अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं तो शुद्ध हिंदी बोलेंगे, शुद्ध उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू बोलेंगे, अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। ट्रांसलिंगुअलिज्म में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ट्रांसलिंगुअलिज्म में वक्ता जो है, बोलने वाला जो है, लिखने वाला जो है, वो कभी भी किसी भाषा से किसी भी भाषा में जा सकता है, राइट। जाता आता रहता है, फ्लक्चुएटिंग। तो इसको हम लोग ट्रांसलिंगुअलिज्म कहते हैं। जल्दी से ये बता दिया। मोनोलिंगुअलिज्म हो गया, बाइलिंगुअलिज्म द्विभाषिकता भी हो गया। एनी डाउट? भाई बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। अब जल्दी से हम आ जाते हैं आपके ओला पे आ जाते हैं। राष्ट्रभाषा, राजभाषा। ओला ओला, मैं लाला तू लाला, उलाला उलाला। ओला पे आ जाते हैं जल्दी से, है ना? बोर तो नहीं हो रहे? 10 मिनट और लेंगे, रुक जाओ यार। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इसको क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। 1963, ठीक है ना? ओला आर्टिकल, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के आर्टिकल अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, नो राष्ट्रभाषा। हिंदी जो है राजभाषा है, राजकाज की भाषा। राजभाषा का मतलब राजकाज की भाषा, कार्यालयी भाषा, राइट। राजकाज की भाषा, कार्यालयी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 343(2) में, 343(2) में क्या कहा गया है? अंग्रेजी को सह कार्यालयी भाषा है, सह राज्य भाषा, सह कार्यालयी भाषा बनाया गया है, ठीक है। एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, एओएल। एओएल क्या है? अंग्रेजी है। तो जहां भी जाएंगे किसी भी स्टेट में, वो चाहे तेलुगु हो, तमिल बोलता हो, कन्नड़ बोलता हो, कुछ भी बोलता हो, उसमें एओएल जो है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, वो इंग्लिश ही है। इसीलिए आजकल तो रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इंग्लिश में लिखा जाता है, और कोर्ट तो भाई साहब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट तक खाली इंग्लिश में ही काम होता है, ठीक है। ये हो गया जी अनुच्छेद 343(2). राजभाषा हो गई, राजभाषा हो गई, सरकार्यालय भाषा। एक होता है शास्त्रीय भाषा, आपको पता ही है, संस्कृत है शास्त्रीय भाषा। हाँ, शास्त्रीय भाषा का पता ही है आपको, संस्कृत है, राइट। अब हम जल्दी से आ जाते हैं 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं के बारे में, जल्दी से जान लें, राइट। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं को बताने, जानने के लिए, याद करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया था। किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। किसी को जल्दी से याद हो तो लिख दे भाई। कोई फॉर्मूला किसी को याद नहीं है क्या? सो गए क्या सारे? 22 भाषाएं हैं, फॉर्मूला बताओ कैसे याद करने का, जो बताया था। 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची मतलब 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं दर्ज हैं। कैसे याद करेंगे 22 भाषाओं को? 1 नंबर का क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। हाँ, ये पूरा नहीं हुआ। अबे तू डीजी है क्या? ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है? ये पूरा नहीं हुआ। ये सेंटेंस हमेशा याद रखिए। अबे तू डीजी है क्या? एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है, अबे तू डीजी है क्या? वो जवाब क्या देता है? मैं, चौंक के, कि मैं
कौन? मैं? नोप्स। और तू? मतलब तू है क्या? तू? तो इसी को हम लोग जल्दी से इलेबोरेट कर लेते हैं फटाफट। हाँ, मैं नोप्स टू। वेरी गुड, वेरी गुड, याद कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब जल्दी से इसके बारे में बता दीजिए। एबी टू, कौन कौन हो गया एबी टू में? अबे तू। डीजी है क्या? एच के थ्री, बोलो, लिखो लिखो लिखो, डीजी एच के थ्री के बाद ये हो गया आसामीज, बोडो, बंगाली, एबी टू। ठीक है। डीजी डोगरी, गुजराती। बताइए बताइए बताइए, एच के थ्री में बताइए, एच का बताइए क्या होगा? हिंदी, कश्मीरी। मेरी राइटिंग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो बात सुन लीजिएगा। कश्मीरी सुन के आपको समझ में आ जाएगा। कोंकणी, कन्नड़, कन्नड़। ठीक है। अबे तू डीजी है क्या? और मैं का क्या होगा? मैं में चार हैं, एम फोर। कौन कौन है? मराठी, मैथिली, मलयाली या मलयालम, और मणिपुरी। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा इनमें से नहीं है, कौन सा है? कौन? मैं नोप्स थ्री। नोप्स का मतलब ये इंग्लिश का स्लैंग है, नोप्स का मतलब नहीं। नोप्स थ्री, नोप्स से क्या होगा? नेपाली, ओडिया, पी से पंजाबी, पंजाबी। और एस थ्री, एस थ्री में क्या क्या है? सिंधी, संस्कृत एंड संथाली। सिंधी, संस्कृत एंड संथाली। अनफॉर्चुनेटली भोजपुरी नहीं है भाई, नोप्स थ्री। ठीक है। अब उसके बाद आता है टी टू यू, टू तेलुगु, तमिल एंड उर्दू। हो गई 22 भाषाएं, कोई शक? कवर कर लिया हम लोगों ने। वेरी गुड, शाबाश। राइट। अब ये सबको याद तो है ना भाई? ये अबे तू डीजी है क्या एकदम से रट लो, कहीं से भी इसमें शंका नहीं रहनी चाहिए, है ना? बहुत छोटे में एक चीज बताई थी हमने, अब हम वाइंड अप करेंगे। राइट। बहुत हल्के में एक चीज हमने बताई थी, विदेशी भाषा अंक, उससे सवाल बनता है, वो याद रखिएगा। तो आपका ये जो संस्कृत आपको बिहार बोर्ड में पढ़ाया गया था ना, ये संस्कृत भी उसी त्रिभाषा सूत्र का हिस्सा था, जिसमें आपको मदर टंग यानी मातृभाषा लेवल लैंग्वेज वन के रूप में, और लक्ष्य भाषा इंग्लिश में, और एनी अदर MIL थर्ड भाषा लैंग्वेज थ्री के रूप में पढ़ाया गया था। इसी के साथ हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल हम इसको भाषा अर्जन और अधिगम के डिफरेंसेस बताएंगे, और बहुत सारे और चाचा लोग हैं, पितामह हैं, और दादा मुनि भी हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की, स्किनर वगैरह वगैरह, जो भी मतलब रेलिवेंट हैं साइकोलॉजिस्ट, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई संदेह हो, किसी तरह की कोई बात हो, तो आप लिखकर बता सकते हैं। अब वीडियो का क्या फायदा, वाइंड अप कर रहे हैं, राइट? तो गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर। क्लास कंक्लूडेड नाउ, बाय बाय, मीट यू टुमारो।